Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आपको बता दें 3 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक विश्व मानसिक दिव्यांगता सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें आज का दिन यानी कि 8 दिसंबर को बौद्धिक दिव्यांगता यानी कि इंटेलेक्चुअल मेंटल इलनेस को समर्पित होता है। तो आज के इस खास एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि बौद्धिक दिव्यांगता क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, और अगर कोई बच्चा बौद्धिक रूप से दिव्यांग है तो उनके माता पिता के साथ साथ उन बच्चों को आगे बढ़ने में क्या दिक्कतें आती हैं और कैसे उसका समाधान निकाला जा सकता है। इन तमाम मुद्दों पर बड़ी गहराई के साथ आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। प्रतिष्ठा शुक्ला जी हैं। प्रतिष्ठा शुक्ला जी, आपको मैं बता दूं कि स्पेशल एजुकेटर हैं मेंटल हेल्थ की। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतिष्ठा जी। सबसे पहला सवाल तो यही आज हम करेंगे, क्योंकि पूरे एक सप्ताह को, जैसा कि अभी मैंने कहा आपसे प्रतिष्ठा जी, कि विश्व दिव्यांगता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, लेकिन खास करके एक दिन को बौद्धिक रूप से दिव्यांगता के लिए रखा गया है। तो वास्तव में बौद्धिक दिव्यांगता क्या होती है? मुझे लगता है इसी को आप थोड़ा सा समझाएं ताकि हमारे दर्शक इसको समझ सकें। जी नमस्कार। आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि जो बौद्धिक दिव्यांगता होती है वह कोई बीमारी नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जो किसी कारणों से, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं वो किसी कारण से या तो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या अविकसित होती हैं। इसके चलते बौद्धिक दिव्यांगता उत्पन्न होती है। लोगों का मानना यह रहता है कि यह बीमारी है, तो मैं फिर से बताना चाहूँगी कि बीमारी नहीं है। न ये छूने से फैलती है, न ये किसी कारण से फैलती है। बौद्धिक दिव्यांगता ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वह अन्य बच्चों की अपेक्षा कम होता है, और जिसमें बच्चे जो सामान्य बच्चे होते हैं उनकी अपेक्षा ये बच्चे जो हैं इनका विकास कम होता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा, उसकी जो आयु होती है वो 10 वर्ष है, पर उसकी जो एक्टिविटीज़ होती है, जो उसके क्रियाकलाप होते हैं वो लगभग 3 वर्ष के अनुरूप होती है। तो जो लगभग वो 7 साल जो पीछे चल रहा होता है। ये समझने की बात होगी प्रतिष्ठा जी, क्योंकि ज़्यादातर हमें ये लगता है कि हमारा बच्चा स्वस्थ है, वो दिखने में स्वस्थ है, सारी चीज़ें स्वस्थ है, लेकिन उसका प्रोसेस विकास का जो है वो स्लो चल रहा है, उसकी एक्टिविटीज स्लो चल रही होती हैं। तो बजाय इसको ध्यान देने के माता पिता कई बार इसको इग्नोर करते हैं। तो माता पिता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जिनके घर में ऐसे जो बौद्धिक दिव्यांग बच्चों का जन्म होता है, सबसे पहले यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है? जी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो बौद्धिक दिव्यांगता होती है वो अन्य दिव्यांगता की अपेक्षा काफ़ी चुनौतीपूर्ण होती है। जैसे आपने बाकी दिव्यांगता के बारे में देखा है कि वो समझ में आ जाती है कि बच्चा जो है वो फिजिकल हैंडीकैप है या वो दृष्टि बाधित है। हाँ जी, पर ये बौद्धिक दिव्यांगता होती है ये जल्दी से दिखाई नहीं देती है। तो इसको एक तो समझने में बहुत टाइम लगता है, और उसके बाद में समझने के साथ साथ वो परिवार स्वीकारता भी लेट है। हाँ। तो जब तक वो स्वीकारने की कोशिश ही नहीं करता है कि हमारा बच्चा ऐसा है। पहले के ज़माने में क्या होता था, अगर बच्चा लेट चल रहा है या लेट बोल रहा है तो हमारी जो महिलाएं होती थी या हमारे जो पुराने लोग होते थे वो करते थे, अरे होता है, कभी कोई बच्चा लेट बोलता है, कभी जल्दी बोलता है, परंतु यह नहीं, ये एक बौद्धिक दिव्यांगता के ही लक्षण होते हैं। अच्छा, ये तो हमने देखा, इसके भी कितने प्रकार से होता है। चूंकि आप स्पेशल एजुकेटर हैं, आपको पता होगा, लेकिन थोड़ा सा, चूंकि आपने कहा कि ये बीमारी नहीं है, बावजूद इसके मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर इसके होने के पीछे कारण क्या होता है? क्योंकि कोई भी तकलीफ अगर हो रही है तो उसके जड़ में कोई ना कोई कारण जरूर है। तो क्या आपको लगता है इस स्पेशल एजुकेटर के तौर पर कि महत्वपूर्ण ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ऐसे बच्चों का जन्म होता है? जी, जैसे कि आपने पहले पूछा कि कितने प्रकार की होती हैं, तो बौद्धिक दिव्यांगता जो बुद्धि लब्धि IQ कहते हैं उसके अनुसार इसे विभाजित किया जाता है। तो उसमें यह बॉर्डर लाइन, बौद्धिक दिव्यांगता, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ये बच्चे का जो जब मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है तो उसके अंतर्गत हम IQ निकालते हैं और उसे हम इन भागों में विभाजित करते हैं। इसके कारण ये होते हैं कि
जब महिला गर्भ धारण करती है उस समय उसकी स्थिति क्या है, गर्भ धारण करने के समय के बाद उसकी स्थिति क्या है, जब बच्चा इस दुनिया में आता है उस वक्त स्थिति क्या है, और उसके बाद के कुछ महीनों की स्थिति क्या होती है। तो जैसे अगर जो महिला गर्भ धारण करती है उस वक्त महिला की आयु, महिला की जो मेंटल स्थिति, उसकी शारीरिक स्थिति बहुत मायने रखती है। अगर उसकी आयु 30 या उससे अधिक है तो भी बौद्धिक दिव्यांगता हो सकती है। अगर गर्भ धारण के समय महिला का शरीर कमज़ोर है या वो काफ़ी तनाव में है या उसका पोषण नहीं हो पा रहा है तो भी बौद्धिक दिव्यांगता उत्पन्न होती है। उसने गर्भ धारण कर लिया, उसके बाद अगर वो किसी कारणवश उसे चोट लगती है या वो कुछ ऐसे दवाइयों का सेवन करती है जो कि हानिकारक होते हैं या कुछ मद्यपान जैसे तंबाकू, शराब आदि का सेवन करती है तो भी बौद्धिक दिव्यांगता हो सकती है। उसके बाद अगर बच्चा इस दुनिया में आ जाता है तो जब वो बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके कुछ ही क्षणों में एक टेस्ट होता है जिसे अपगार टेस्ट कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम ये पता लगाते हैं कि बच्चा जो है वह कितने सेकंड देर से रोया, टाइम पे रोया कि नहीं रोया, या उस वक्त उसका रंग क्या था। तो उसके अनुसार ये तो बच्चे के हर सेकंड देर से रोने के कारण भी बौद्धिक दिव्यांगता हो सकती है। फिर बच्चा अगर कुछ महीनों का होता है तो फिर उसमें अगर हम बच्चे की पूरी देखभाल नहीं करते हैं, बच्चा अगर किसी कारणवश गिर गया या उसे अति ज्वर हो गया या उसे पीलिया हो गया या उसे झटके आए मिर्गी के, इस कारण भी बौद्धिक दिव्यांगता हो सकती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पहलू था प्रतिष्ठा जी, क्योंकि लोगों को कारण ही नहीं पता चलता और उसके बाद ऐसा लगता है कि आखिर ऐसा बच्चा हमारे यहाँ जन्म क्यों लिया। इन बातों को ध्यान में देने की जरूरत होगी। जैसा कि आपने कहा कि आईक्यू के आधार पर कई तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। तो मान लीजिए जो बच्चा जन्म लिया है तो क्या शुरुआत के कुछ महीनों में अगर हमको ये पता चल जाता है कि हमारा जो बच्चा है बौद्धिक रूप से दिव्यांग की कैटेगरी में जा रहा है, तो क्या यहाँ पर हम उसके विकास को ठीक कर सकते हैं या उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको ठीक कर सकते हैं? कैसा ट्रीट करें माता पिता? जी हाँ, अगर सबसे पहले तो इस परिवार को जागरूक होना पड़ेगा कि हमारा ये बच्चा वाकई में बौद्धिक दिव्यांग है। पहले उसके लिए परिवार को पहले अगर कुछ उनको थोड़ा सा भी संदेह होता है कि हमारे बच्चे में ऐसी कुछ गतिविधियां हो रही हैं जो सामान्य बच्चों में नहीं होती हैं, तो उस वक्त उन परिवार को बिल्कुल उस वक्त ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। न कि उसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं कि अरे नहीं ये अभी नहीं होगा तो बाद में हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। हमको उस वक्त ही या तो किसी बच्चे के डॉक्टर के पास में या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास में जाकर के हमें उसका परीक्षण कराना पड़ेगा कि इस बच्चे में ऐसी क्या कमी है कि ये बच्चा ऐसा, मतलब जो सामान्य बच्चे इस उम्र में या इस आयु में करते हैं ये बच्चा नहीं कर पा रहा है। जी। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती तब आती है प्रतिष्ठा जी जब बच्चा 3 साल का हो जाता है या जब उसको स्कूल जाने की बारी आती है। माता पिता के पास आज के समय में जब हर कोई प्रतिस्पर्धा में आगे रहना चाह रहा है, ऐसे में इस बच्चे को लेकर मुख्य धारा से जोड़ना, एजुकेशन के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो क्या ऐसे बच्चों के लिए विशेष स्कूल होते हैं या सामान्य स्कूलों में ही इनकी पढ़ाई लिखाई हो सकती है? देखिए, इन बच्चों के लिए विशेष स्कूल होते हैं। हमारी भी स्कूल है आकांक्षा, और आकांक्षा जैसी और कई संस्थाएं हैं जो इन बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। इसके लिए विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होती है, तो जो विशेष शिक्षक होते हैं वो इन बच्चों को प्रशिक्षण देके इस मुख्य धारा में जोड़ने लायक बना सकते हैं। बिल्कुल। जब आप ऐसे बच्चों को ट्रीट करते हैं या पढ़ाती हैं प्रतिष्ठा जी, तो एक ही क्लास में क्या अलग अलग बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चे रहते हैं? उनके साथ पढ़ाई में किस तरीके से आप लोगों को जो सिलेबस है या जो एक्टिविटीज़ हैं वो करनी होती है? जी हाँ, हमारे यहाँ विशेषतः मैं अपने आकांक्षा स्कूल का बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ एक क्लास में हम 8 से 10 ही बच्चे रखते हैं एक टीचर के अंदर में। तो हर बच्चा, जैसे कि हमारे क्षेत्र में हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा विशेष है। हम एक बच्चे के साथ में दूसरे बच्चों को जोड़ नहीं सकते। जो 8 बच्चे होते हैं, 8 बच्चे का लेवल अलग 8 प्रकार का होता है, बच्चे की एक्टिविटी 8 प्रकार की होती है। तो हमें 8 बच्चों के लिए 8 प्रकार की प्लानिंग तैयार करनी होती है। जो बच्चा एक चीज़ करता है ज़रूरी नहीं कि वो दूसरा बच्चा कर सके।
काफ़ी चैलेंजेस और चुनौतियां होती हैं ऐसे में ये जो साइकोलॉजी है या मनोविज्ञान है, क्या इसमें किसी तरीके की मदद करता है उनकी ग्रोथ को नॉर्मल करने के लिए? चूंकि ये बीमारी तो है नहीं, इसको आपको लेकर लाइफ लॉन्ग चलना है, तो बचपन से किस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हर दिन की लाइफ स्टाइल हो? जी हाँ, जैसे अगर बचपन से ही हमें पता चल जाए कि बच्चा जो है बौद्धिक दिव्यांग है, तो हम उसे प्रशिक्षण दे सकते हैं। जैसे घर में इसके लिए अब जैसे मैंने कहा विशेष स्कूल होते हैं, उसके अलावा हम इसके लिए विशेष स्पेशल ट्रेनिंग भी की जाती है, जिसमें हम पालकों को भी प्रशिक्षण देते हैं कि वो अपने बच्चों को इन सब चीज़ों के लिए ट्रेन करें। घर में रहने के साथ अगर उनकी जो पर्सनल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए भी विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चे बौद्धिक दिव्यांग होने के साथ साथ वो अपने व्यक्तिगत कार्यों को भी करने में अक्षम होते हैं, तो उसके लिए भी पालकों का प्रशिक्षण किया जाता है। बिल्कुल, तो स्पेशल चाइल्ड के लिए स्पेशल पेरेंट की ट्रेनिंग भी होती है, इस पर हम और भी चर्चा करेंगे। आप सबसे बड़ी सेहत होती है मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य अगर व्यक्ति होता है तो ही वो शारीरिक जीवन के कामकाज और आज के इस प्रतिस्पर्धा के जीवन में अपने आप को समाज में खड़ा कर पाता है। लेकिन इस बीच में बौद्धिक दिव्यांगता भी है, जो माता पिता के लिए भी चैलेंज होती है, उन बच्चों के लिए भी चैलेंज होती है। लेकिन विशेष संस्थाएं, विशेष शिक्षक मौजूद हैं जिनकी वजह से बच्चे सामान्य जीवन जी सकते हैं। प्रतिष्ठा शुक्ला जी हमारे साथ में है, स्पेशल एजुकेटर हैं। प्रतिष्ठा जी, जैसा मैंने कहा कि आज कंपटीशन का ज़माना है, पेरेंट्स तो 99 से कम % बच्चों से चाहते ही नहीं हैं, इतना अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं। ऐसे में अगर ऐसा बौद्धिक दिव्यांग बच्चा आसपास है या परिवार में है, तो कितनी चैलेंज होती है उसको एक्सेप्ट करके उस विशेष स्कूल तक लेके जाना, उसको सामान्य बच्चों की तरह तैयार करना कितना मुश्किल होता है? ये तो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। सबसे ज़्यादा कि पहले पेरेंट्स को जागरूक करना कि आपका बच्चा ऐसा है, और अगर सबसे पहले हमें पेरेंट्स को ये बताना पड़ता है कि आपका बच्चा बौद्धिक दिव्यांग, तो देखिए हम बोल नहीं सकते, उनको ये बताना पड़ता है कि कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें हैं आपके बच्चे में जिसके चलते शायद आपके बच्चे का जो गतिविधियां हैं, जो उसका विकास है, वो धीरे हो रहा है। फिर हम उन बच्चों को जो है विशेष स्कूल में भेजते हैं, विशेष संस्थाओं में भेजते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताना चाहूँगी कि हमारे ही स्कूल में एक ऐसा बच्चा था जो मतलब पालक का ऐसा मानना था कि नहीं, हमारे बच्चे में ऐसी कोई कमी नहीं है, तो जिससे हमारे बच्चे में को हम ऐसे स्कूल में डालें या इन बच्चों के साथ में रखें। या उनका ये भी मानना था कि अगर नहीं, मैं शायद ये बच्चों के साथ में अगर अपने इस बच्चे को डालूंगी तो शायद ये बच्चा और बिगड़ जाए या वो उनके जैसी हरकतें करने लगे। तो सबसे पहले हमने उस पालक को मोटिवेट किया, उस पालक को जागरूक किया कि नहीं, आप एक बार उस बच्चे को लेके तो आइए, आप संस्था में लेके तो आइए, आपको पता तो चलेगा कि आपके बच्चे में क्या ऐसी कमी तो नहीं कह सकते, क्या ऐसी विशेष चीज़ें हैं जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं और इस दुनिया में रहने लायक बना सकते हैं। फिर हमने उस बच्चे को स्कूल में लेके आए, उसका मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया गया, मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया गया। तो उससे पता चला कि यह बच्चा जो है IQ लेवल जो है वो सामान्य बच्चों से कम है। तो अब उसके लिए हमने विशेष प्रशिक्षण चालू किया। तो उसके चलते हमने पहले उसके आई हैंड मतलब आँख और हाथ के समन्वय पे काम किया, क्योंकि वो बच्चा काफ़ी ही अति चंचलता से ग्रसित था, मतलब वो ADHD था। हाँ, तो उसके चलते हमने पहले उस पर ये असेसमेंट किया कि इस बच्चे को पहले हमें एक जगह पर कुछ समय तक बिठाना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जब तक बच्चा एक जगह पर बैठेगा नहीं तब तक कैसे हम आप उसको किसी चीज़ के लिए तैयार कर पाएंगे। तो उस बच्चे को पहले हमने कुछ समय तक बैठना सिखाया। जब उसके लिए हमने कई तकनीक अपनाई, उसके हमारे विशेष कोर्स के अंतर्गत हमें सिखाया जाता है कि बच्चे की अति चंचलता को दूर करने के लिए, उसके जो एकाग्रता है उसको विकसित करने के लिए हमें किन किन उपायों को अपनाना चाहिए। उन उपायों को अपनाते हुए हमने बच्चे के एकाग्रता पे कार्य किया। जब वो बच्चा बैठने लगा, मान लीजिए बच्चा पहले बच्चा 1 सेकेंड भी बैठता नहीं था, तो हमने उसे पहले 5 मिनट तक बैठना सिखाया। फिर धीरे हमने उसकी यह समय सीमा बढ़ानी चालू की। जब बच्चा बैठने लगा तो हमने उसके
हाथ और आँख के समन्वय पे काम किया, क्योंकि जब एक प्रशिक्षक सामने होता है तो जब तक बच्चा जो है प्रशिक्षक की आंखों में देख के बात नहीं करेगा या उसके हाथ काम नहीं करेंगे, तो हमने उसके पहले आंख और हाथ के समन्वय पे काम किया। उसके लिए हमने उसके पहले जो ग्रिपिंग पावर है उस पे काम किया कि उसके जो फाइन मोटर्स हैं, ग्रॉस मोटर है, उसको हमने विकसित करने की कोशिश की। फिर बच्चे के साथ हमने फिर कार्य करना चालू किया। फिर हमने उसके एकेडमिक पे काम करना चालू किया कि बच्चा कितने देर तक बैठ सकता है, उसे हम क्या सिखा सकते हैं। फिर हमारे यहाँ एक चेकलिस्ट तैयार की जाती है जिसके अंतर्गत हम उस बच्चे का आकलन करते हैं कि बच्चा अभी जिस एज में है उस एज के अंतर्गत एक सामान्य बच्चा क्या कार्य कर सकता है और यह बच्चा क्या कार्य कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो हम ये पाते हैं कि सामान्य बच्चों की अपेक्षा ये बच्चा अगर इस उम्र में होता तो ये कार्य कर सकता था, पर ये नहीं कर पा रहा है, तो हम उसे उसका करंट लेवल कहते हैं। तो उसी करंट लेवल पे मोटिवेट करते हुए हम उस बच्चे को आगे बढ़ाते हैं। एक तो हमारे फील्ड में यह बच्चा यह चीज नहीं कर सकता, ये चीज हम बिल्कुल इस बात का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि नहीं कर सकता शब्द करना मतलब उस पेरेंट्स के लिए डिमोटिवेट करना होगा। हम उस पेरेंट्स को यह बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं, आपका बच्चा अब बैठना चालू कर दिया है तो अब यह शायद हमारी निर्देशों का पालन करना चालू करेगा। जब बच्चा हमारे निर्देशों का पालन करना चालू करता है तो हम उसकी छोटी छोटी कौशलों को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम उसे अगर हमें उसे पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाना है तो हम उसे पहले पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं, उसे पहले उसके ग्रिपिंग पावर पे वर्क करते हैं ताकि वो पेंसिल सही तरीके से पकड़ सके। फिर हम उसे डॉट टू डॉट जोड़ के स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन बनाना सिखाते हैं। फिर हम उसके स्टेप बाय स्टेप हम उसके एकेडमिक लेवल में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हमें लगता है कि यह बच्चा पढ़ाई के साथ के अलावा भी और किसी चीज़ में रुचि लेता है, जैसे बच्चे और अदर एक्टिविटी में रुचि लेते हैं, कोई बच्चा डांस में लेता है, कोई बच्चा ड्राइंग में लेता है, तो हम उसके उसका उस वक्त जो करंट लेवल होता है उसी लेवल को आगे बढ़ाते हुए हम उस बच्चे का प्रशिक्षण चालू करते हैं। अच्छा, उसके बाद उस बच्चे में कितना बदलाव दिखा आपने? क्या पहले की तुलना में उनके माता पिता भी संतुष्ट हुए कि हाँ समय पर स्पेशल एजुकेशन मिला तो उस बच्चे में काफी बदलाव आया? ये सेटिस्फेक्शन होता है? जी बिल्कुल। बच्चे के माता पिता ने जब देखा कि वाकई में उनकी जो भी समस्याएं थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। देखिए, अब सॉल्व तो उतनी जल्दी हो नहीं सकती, पर समस्याएं उनकी कम होते जा रही थी, तो वो भी इस बात के लिए उन्होंने भी राजी हुए कि नहीं, वाकई में हमारे बच्चे में कुछ तो बदलाव हो रहा है। जागरूक होने की कितनी जरूरत समझती हैं आप प्रतिष्ठा जी? क्योंकि अब देखिए बॉलीवुड में भी कई ऐसे गंभीर विषयों को लेकर, जैसे तारे ज़मीं पर जो बनी, उस समय समझ में आया होगा कि बहुत सारे बच्चे वास्तव में ऐसे हैं जिनमें ऐसी प्रॉब्लम्स रही होगी और माता पिता ने उनको इग्नोर किया होगा कि शायद जानबूझ के ये बच्चा करता है। तो आपको लगता है कि वास्तव में ऐसी छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान दिया जाए तो बच्चा काफी इंप्रूवमेंट कर लेता है समय पे? बिल्कुल सही। अगर हम इस चीज पे हम शुरू से अगर ध्यान दें तो वाकई में हम इस बच्चे को हम काफी हद तक प्रशिक्षित कर सकते हैं। बिल्कुल हमें किसी बातों को इग्नोर, तो बिल्कुल आज की जो जनरेशन है, आज की जो हमारे देश में क्या पूरे विश्व में जो जलवायु है, जो खान पान है, उसके चलते हमें इस टाइप की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो बिल्कुल हमें किसी भी चीज़ पे बिल्कुल कोई भी हमको इसको इग्नोर करना ही नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि नहीं, ये बच्चा बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहा है तो कोई बात नहीं, आगे जाके शांत हो जाएगा, फिर हमको लगता है या पालकों को लगता है कि शायद नहीं, ये स्कूल जाएगा तो शांत हो जाएगा, पर नहीं, हमें बिल्कुल इस चीज़ को कारण को देखना होगा। जी बिल्कुल, हमें इस बिल्कुल नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते हैं, हमें बिल्कुल उस पर कार्य करना ही ज़रूरी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा जैसे कि हाइपर बच्चे का उदाहरण आपने दिया, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ज़रूरत से ज़्यादा शाय हैं या उनके अंदर में कोई एक्टिविटी नहीं है, वो शांत रहते हैं, वो चुप रहते हैं, लोगों के बीच में बोलना चालना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या ये भी एक तरीके से कुछ हो सकता है जिसपे काउंसलिंग या स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है? जी हाँ, जैसे कि आपने जो भी लक्षण बताए हैं वो स्वलीनता के लक्षण हैं। स्वलीनता शब्द से ही देखिए स्व में लीन रहना। ये बच्चे क्या बोलते हैं, ये बच्चे अपने आप में ही लीन रहते हैं, ये किसी से बात नहीं करते, जब इनका मूड होता है तब बात करते हैं, वरना ये बिल्कुल बात नहीं करते।
तो बिल्कुल ये भी एक समस्या का कारण है, इसे भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। समय तो मेरे पास में अब कम है प्रतिष्ठा जी, लेकिन आप स्पेशल एजुकेटर हैं और आज बौद्धिक दिव्यांगता दिवस है, क्या मैसेज आप देना चाहेंगी समाज में और दर्शकों को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम ये जो सप्ताह मना रहे हैं विश्व दिव्यांगता दिवस 3 दिसंबर से 8 दिसंबर तक, तो ये विश्व दिव्यांगता दिवस मनाया ही इसलिए जाता है कि हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनके हम अधिकारों के लिए, उनके अधिकारों के लिए हम समाज को जागरूक कर सकें और हम समाज को ये चीज़ बता सकें कि नहीं, ये भी इस दुनिया में, इस हमारे समाज में जीने लायक है। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये भी हम में से ही एक हैं, ये बिल्कुल हम में से अलग नहीं है, बस आप इन्हें पहचानिए, इन्हें स्वीकारिए। काफ़ी अहम बात है, क्योंकि जो भी ख़ास होता है उसको ख़ास ही रखा जाता है, इसलिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की गई है, विशेष शिक्षक बनाए गए हैं ताकि ऐसे बच्चे भी सामान्य ज़िंदगी जी सकें और बराबरी से अपना अधिकार हासिल कर सकें। बहुत अहम जानकारी आपने प्रतिष्ठा जी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हेल्थ गुरु में आज हमने चर्चा की बौद्धिक दिव्यांगता के बारे में। अगर कोई बच्चा आपको लगता है कि अपने समय से पीछे चल रहा है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी प्रभावित हो रही है, वो सामान्य बच्चों की तरह नहीं लग रहा है, तो समय से पहले आपको ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि वो भी सामान्य ज़िंदगी जी सके। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।